हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें यूरिटेरिया के जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हैं उनका सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं एक टेस्ट का हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसे आप स्पीड से, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, स्पीड से कवर करिएगा और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन लगाने में सक्षम हैं। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लगाएं और देखें कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। कमेंट में बताएं कि कितने में से कितने, अगर आपने 100 टोटल 100 लगाए हैं तो उसमें से आपका क्या स्कोर रहा है, या कम लगाए हैं तो कितना स्कोर रहा है। लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक अपनी नैतिक कर्तव्य के आधार पर, अपनी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर, अपनी मोरल वैल्यू से खिलवाड़ ना करके एक नैतिकता के आधार पर जितने क्वेश्चन सही जाएं आउट ऑफ उतने हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे इस वीडियो का रिस्पांस मिल पाए। ठीक है, यूरिटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 1 है, फुल टेस्ट है, ये फुल टेस्ट, उसे आज हम देखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे। हालांकि देखने में ये भी आएगा, लेकिन बड़ा करने से आपको थोड़ा सही तरीके से दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस। तो प्रश्न 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक किससे संबंधित है दोस्तों? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये और ये कथा शब्द से निकला है। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से नीचे दिए गए कोटों का सही विकल्प चुनें, कितने सही हैं। तो मेसोलिथिक मतलब इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है? बताइए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को मेसोलिथिक या मध्य स्तर काल कहा जाता है। और इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर और औजार सामान्य रूप से छोटे थे और उन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ठीक है, माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो ये हमसे पूछा है मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण के काल में, तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो केवल हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। एक सेकंड, पेन चेंज करता हूँ। तो ये वाला बिल्कुल कथन सही है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट था कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। नो, अभी हमने देखा कि माइक्रोलिथिक कहते थे तो पत्थर के औजार जो थे वो छोटे थे, इसलिए 2 गलत हो जाता है। तीसरा क्या है, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये भी गलत है, पुराने किस्म के औजार यहाँ पाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर बिल्कुल क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बसौली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसौली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो बसोली शैली है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और ये 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला का एक साहसपूर्ण जो विकसित हुआ है उसमें देखी जाती है बसौली चित्रकला। ठीक है, तो बसौली शैली या बसौली चित्रकला से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी के रचनाकार किसे कहा जाता है? जो रसमंजरी है उसके रचनाकार कौन है? तो रसमंजरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों? सी बिल्कुल सही है, भानुदत्त हैं। रसमंजरी के रचनाकार भानुदत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो एक क्वेश्चन में हम बहुत टाइम नहीं लेंगे, 100 क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टाइम वैसे भी लग जाएगा। ठीक है, बृहद बृहद बृहधर्म पुराण, ठीक है, बृहधर्म पुराण जो है, के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो
इसका क्या है, इसकी रचना बंगाल में की गई है, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी रचना बंगाल में की गई है। इसमें ब्राह्मणों के कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धर्म पुराण के संबंध में दोनों कथन सही दिए हुए हैं। 6 जो है सही मिलान करें, एक तरफ मुगल बादशाह है, एक तरफ उनका वर्ष दिया हुआ है। तो फर्रुखसियर को आपको याद होगा 1717 से उसका 1713 में उसका राज्याभिषेक होता है। और फर्रुखसियर पहला ऐसा राजा होता है या पहला ऐसा शासक होता है जिसका राज्याभिषेक पटना में होता है 1717 में। दूसरा शाह आलम द्वितीय होता है, आपको पता होना चाहिए, जो विधिवत रूप से दूसरा शाह आलम द्वितीय का होता है। तो पहले का दूसरा हो जाता है फर्रुखसियर, पहले का दूसरा मतलब, तो सब में पहले का दूसरा दिया हुआ है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, जो आलमगीर द्वितीय का काल रहता है वो 1754 से 1759 रहता है आलमगीर द्वितीय। तो बी का तीसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये, इसमें तीसरा नहीं है बी का, तो ये कट, इसमें तीसरा नहीं है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और बी वाला हमारा सही हो गया, एलिमिनेशन मेथड से हो जाता है। शाह आलम द्वितीय का जो काल रहता है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का काल रहता है वो 1759 से 1806 तक रहता है शाह आलम द्वितीय का काल। और अहमद शाह का काल रहता है 1748 से 1754, अहमद शाह का। ठीक है, तो अहमद शाह का 1748 से 1754 रहता है, शाह आलम का 1759 से 1806 तक रहता है, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, और फर्रुखसियर 13 से 19 तक रहता है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र में की सूबेदारी मिली थी। मुगल काल में जो सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी, तो इसका 7 का सही आंसर मालवा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें क्या हुआ था, मालवा को सूबेदार बनाया गया था। और ये गुजरात का सूबेदार किसे बनाया गया था, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को। अजीत सिंह जो जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा थे, उन्हें बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार, ठीक है, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया। तो सवाई राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। और 1722 में 1722 में दोस्तों जो सवाई जय सिंह हैं, इन्हें कहाँ का, आगरा का सूबेदार बना देते हैं। आगरा का सूबेदार 1722 में बना देते हैं, 1722 में सवाई जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, औजार पॉलिश किए जाते थे। तो बताइए क्या ये सही बात है। जी हाँ, औजारों को पॉलिश किया जाता था नवपाषाण काल में, तभी वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाते थे। इस विधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज की पीसने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है, औजार को शार्प करते थे और ओखल और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इस तरीके से दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों आंसर क्या है दोस्तों, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। लगभग 9500 साल वर्ष पिछले नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। तो ये काल नवपाषाण काल की शुरुआत का काल माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। सिख धर्म के जो जत्थे और मिसलों थी, उनकी संयुक्त सेना को जब दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता था, तो उस सेना को क्या नाम दिया जाता था। तो उस सेना को नाम दल खालसा कहा जाता था। क्या कहता था, दल खालसा कहा जाता था। बिल्कुल सही हो जाएगा ये, दल खालसा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिक्कों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था। सिख धर्म की राखी व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था। तो इसका सही आंसर दोस्तों 20% हो जाएगा। जो राखी व्यवस्था थी उसका उपज का 20% हिस्सा संरक्षण के लिए दे दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो बताएं कि राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की कोई शक्ति थी? राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की कोई शक्ति थी? तो इसमें सत्य बताना है, तो ये पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ऐसी भी ऋग वैदिक काल में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि राजा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें 1500 ईस्वी से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, और जिन्हें कभी भी ब्राह्मण भी कहा गया है कभी कभी, और जो विभिन्न अनुष्ठानों का संपन्न करवाता था। और दूसरा वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास ना तो कोई राजधानी नगर थे दोस्तों, ना महल थे, ना सेनाएं थी, और ना ही वे कार्य एकत्रित करते टैक्स एकत्रित करते थे। टैक्स को भी एकत्रित नहीं करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो ये इस तरीके से क्या होता था, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऋग वैदिक अगर काल आपसे पूछे तो ऋग वैदिक काल आपको कितना हो जाएगा? ऋग वैदिक काल 1500 से ऋग वैदिक काल 1500 से दोस्तों 1100 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है इसका आप जानकारी दीजिए। तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, उत्तर वैदिक काल में चाहे वो महिलाएं हैं या शूद्र हों, दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वेदों को पढ़ने की अनुमति ना तो महिलाओं को थी ना तो शूद्र को। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय हो गई थी। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर तय कर दी गई थी। इससे पहले क्या होता था, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को तय नहीं किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति या जन्म के आधार पर तय की गई थी। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर वैदिक काल के आधार पर दोनों। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता था। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई है। तो प्रशस्ति की रचना जो है वो गौतमी पुत्रों के लिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी, किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए कुछ प्रशस्तियों की रचना की गई थी। ठीक है, प्रशस्ति की रचना की गई थी। इस तरीके से आप याद रखना, प्रशस्ति का सामान्य अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन दोस्तों किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनके राज कवि, समुद्रगुप्त के राज कवि थे, हरिशेन थे। हरिशेन ने उनकी नीतियों का वर्णन किया था। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता और स्मृति का एक किताब लिखी थी, उसका नाम था, समुद्रगुप्त ने, हरिशेन ने वर्णन किया है। ठीक है, किताब का नाम जो भी है आप हमें बताइए। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी मिलती है? हरिशेन ने जो अभिलेख लिखा था, कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है, उसमें दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरिशेन ने दोस्तों इसकी संख्या 12 बताई है। कितनी बताई है? 12 बताई है दोस्तों, 12। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्या है? विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम संवत चलाने वाला शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम संवत चलाने वाला था। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो इसका सही आंसर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा।
कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास ही रोक दिया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व के जितनी सफलता मिली थी, लेकिन उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य के नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोक दिया गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? चालुक्य नरेश थे। ठीक है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, इनके द्वारा रोक दिया गया था। और इन्होंने दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बंगाल को भी जीत लिया, मगध को भी जीत लिया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने मगध तथा बंगाल को भी जीत लिया था, लेकिन जब ये दक्षिण की ओर रुख करे थे तो पुलकेशिन द्वितीय एक अच्छा शासक था जिसने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, पल्लवों के काल में नगरम किससे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगरम जो था वो व्यापारियों के संगठन को कहते थे। पल्लवों के काल में नगरम जो था वो व्यापारियों के संगठन को कहते थे। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 19 क्या है कि जनपद का क्या अर्थ होता था? जनपद का क्या अर्थ होता था? तो जनपद क्या अर्थ होता है? जन के सबसे बसने की जगह, जन के बसने की जगह। जन मतलब लोगों के बसने की जगह को नगरम कहा जाता है। जन मीन्स होता है लोग, ठीक है, और उनके बसने की जगह को नगरम कहते हैं। ऐसे नगर जहां लोग बसे हुए होते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो महाजनपद है, 16 महाजनपद, या महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो ये 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ था। 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय माना जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर बताएं कि हल के फाल अब लोहे के फाल हो गए थे महाजनपद काल में। हल्के फाल लोहे के फाल हो गए, बिल्कुल सही बात थी। पहले जो हल्के फाल थे लकड़ी के थे, अब लोहे के बन गए थे महाजनपद काल में। धान के पौधा का रोपण प्रारंभ हो गया। जी हाँ, धान के पौधा अब रोपण जाने लगे थे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। कोई भी इसमें से असत्य नहीं है, बिल्कुल दोनों सत्य हैं। 100% ट्रुथ है कि हल को अब पहले लकड़ी के हल हुआ करते थे, अब वो लोहे के बनने लगे। ठीक है, और धान के पौधों का रोपण अब प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ हो गया दोस्तों धान के पौधे का रोपण। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाढ़नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही विकल्प को चुनना है। पाढ़नी के बारे में, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है, पाढ़नी संस्कृत के महान वैज्ञानिक मतलब विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण के नियम का प्रतिपादन किया। संस्कृत के लिए व्याकरण के नियम तैयार किए, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। सेकंड है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वान द्वारा जोड़ा गया। तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है, एक ही विशेष क्रम एवं स्वर और व्यंजनों की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र के तहत सूत्र बनाने में किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने एक ही क्रम में की थी, एक ही विशेष क्रम में रचना कर दी थी, व्यंजनों की भी रचना कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कि बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बज्जी संघ का वर्णन दोस्तों दीघ्र निकाय में किया गया है। दीघ्र निकाय, ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये दीघ्र निकाय। तो बज्जी संघ का वर्णन दीघ्र निकाय में किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 की पुरी यानी कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 24, पुरी यानी कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासनकाल में बना था? तो ये दोस्तों गंग वंश के शासनकाल में बनाया गया मंदिर है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ साहब का मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और ये गंग वंश ने बनवाया है। ठीक है, गंग वंश ने बनवाया है।
और ये लगभग 12वीं शताब्दी में बना है। कब बना है? ये 12वीं शताब्दी में बना है दोस्तों। ठीक है, 12वीं शताब्दी के आसपास, 1100 से पार निकल के। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि अकबर ने बंगाल के किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष में जीता था? तो ये दोस्तों इसका सही आंसर 1586 हो जाएगा। अकबर ने बंगाल को 1586 में जीत प्राप्त कर ली थी। ठीक है, बंगाल के ऊपर। सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन क्या है, तो बताना है आपको। नयार शैव संत थे, तो 26 का एक बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नयार जो थे वो शैव संत थे, और अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। अलवार वैष्णव संत, ये भी सही है। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, लेकिन ये सभी लोग नहीं थे। ठीक है, ये संत सभी जातियों से थे, जिनमें पुलैया भी थे और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी थी। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, अथवा शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेमी थे। तो ये बौद्ध और जैन के आलोचक थे। ठीक है, बौद्ध और जैन के आलोचक थे दोस्तों। ये बौद्ध और जैन के क्या थे? आलोचक थे। तो ये याद रखना, इस तरीके से इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बौद्धों और जैनों के कौन थे? आलोचक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 बताएं दोस्तों। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। पुहार पांडवों का बंदरगाह था। पुहार जो था पांडवों का बंदरगाह था क्या? तो 27 नंबर बताएं दोस्तों। ये पहला गलत हो जाएगा, पुहार पांडवों का बंदरगाह नहीं था। ठीक है, दक्षिण भारत में चेल, चेर और पांड के पास सत्ता के केंद्र थे। एक अंतर्देशीय और एक तटीय था। एक जो थे वो अंतर्देशीय थे और एक तटीय थे। इस तटीय शहरों में दो बहुत महत्वपूर्ण पुहार या कावेरीपट्टनम, ये चोलों के बंदरगाह थे। ठीक है, कौन सा था? पुहार और एक कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम ये किसके थे? ये दोनों बंदरगाह दोस्तों चोलों के थे। किनके थे? चोलों के। इसलिए पहला गलत हो जाएगा। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। मदुरै जो है वो चोलों का बंदरगाह नहीं, मदुरै पांडवों का राजधानी थी। मदुरै जो है वो पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, मदुरै जो था वो पांडवों की राजधानी थी दोस्तों, इसलिए ये दो गलत हो जाएगा। तो मदुरै किसकी? पांडवों की राजधानी थी। और पुहार जो थे वो चोलों के बंदरगाह थे। कौन कौन से? पुहार था एक, और एक कावेरी पट्टनम। तो इसलिए सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर के बारे में, तो दोस्तों शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। शंकर का जन्म जो हुआ था वो दोस्तों 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, ना कि तमिलनाडु में। कहा हुआ था? केरल में हुआ था शंकर का जन्म, केरल में। तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था, यहां तक सही है, लेकिन ये केरल में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। जी हाँ, वे अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या माना। अद्वैत वेदांत में यही है कि जगत को मिथ्या माना। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। इस तरीके से सही आंसर बी हो जाएगा। उनका जन्म केरल में हुआ था, ना कि तमिलनाडु में, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाता है भाइयों। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही हो जाते हैं। याद रखना, शंकर
जो थे शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। ठीक है, इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक वाले रीजन में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कर्नाटक वाले रीजन में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 30 नंबर है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था जिसका नाम है वैष्णव जनते जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। किसने लिखा था? तो ये दोस्तों नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया भजन है। नरसिंह मेहता ने लिखा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? प्रारंभ में जो नाथ पंथ है, ठीक है, नाथ पंथ मतलब गोरखनाथ या मछेंद्र नाथ जो भी है, वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो उत्तरी क्षेत्र में ये लोकप्रिय हुए थे। किस क्षेत्र में? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र में दोस्तों ये लोकप्रिय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मीराबाई किसकी अनुयायी थी? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो दोस्तों मीराबाई जो थी वो रविदास जी की अनुयायी बन गई थी। किसकी? रविदास। रविदास भक्ति आंदोलन से संबंधित है। रविदास भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा या राजश्री घराने से हुआ था। मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ के राजश्री घराने से हो गया था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। रविदास कौन सी जाति के माने जाते थे? अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। ठीक है, कौन सी जाति से माने जाते थे दोस्तों? रविदास अस्पृश्य जाति से माने जाते हैं, अस्पृश्य। और वो रविदास जी की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी तथा ये गीत जो थे राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए मीराबाई के। ठीक है, तो मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त थी, याद रखना। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जहां जहां पर पॉसिबल है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 33 नंबर क्या है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों गलत है? कि दोस्तों चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल जो है वो किसके लिए? जो चोल काल है वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों का वर्णन मिलता है और ये 400 से अधिक कर हैं जिनका वर्णन हमें मिलता है। सबसे अधिक उल्लेखित कर बेटी है जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। बेटी कर जो है वो नगद नहीं, सबसे बार ज्यादा उल्लेख है ये जबरन, बेटी कर जबरन मजदूरी करवा के लिया जाता था। ठीक है, मजदूरी करके करके लिया आता था, ना कि नगद। ये नगद नहीं लिया आता था, इसलिए पहला गलत हो जाता। कदमई एक भू राजस्व था। भू राजस्व था, ये बात सही है बिल्कुल। जो कदमई थी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, कदमई क्या थी? कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। कदमई जो थी, कदमई एक भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर सेकंड हो जाएगा। याद रखना बेटी जो थी वो जबरन मजदूरी करके लिया जाने वाला कर था और चोलों में बहुत सारे कर का वर्णन मिलता है। 34 कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सभी को पता होगा कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा परिवार में हुआ था और ये 15 से 16वीं शताब्दी में हुआ था। कितना हुआ था? 15वीं से 16वीं शताब्दी। अगर हम बात करें 15वीं से 16वीं शताब्दी में ये हुआ था। ठीक है, 15वीं से 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। फिर अगर हम देखें
उनके विचारों की जानकारी, कबीर के विचारों की जानकारी सखी किसमें कितने में मिलती है दोस्तों? तो उनके विचारों की जानकारी हमें सखियों और पदों में मिलती है, ठीक है। और बीजक कुछ उनके संग्रह हैं जो पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित किए गए हैं। इस तरीके से आप याद रखना। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी। सिख धर्म के पहले गुरु, जिनका नाम गुरु नानक था, गुरु नानक जी, उन्होंने लंगर व्यवस्था की स्थापना की थी, लंगर व्यवस्था स्थापित किया था, ठीक है। इनका जन्म जो है पाकिस्तान के तलवंडी में, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, याद रखना। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत के व्याकरण की रचना किसने की थी? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाणिनि ने, हम लोग पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, पाणिनि ने, ठीक है। स्वामी महावीर ने, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? महावीर स्वामी ने, जो जो स्वामी महावीर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनका संकेत जो है वो सिंह को माना गया है। इनका संकेत दोस्तों सिंह को माना गया है, यानी कि शेर को। और ये 24वें तीर्थंकर थे। तो इन्होंने शिक्षाएं अपनी प्राकृतिक में दी हैं, ठीक है। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृतिक भाषा में दी थी, और यही कारण था कि साधारण जन उनके अनुयायी बन सके। उनकी शिक्षाएं बहुत बड़ी मात्रा में फैल सकी, उनकी शिक्षाएं आसानी में समझ आ जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, 38 क्वेश्चन नंबर क्या है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। बताएं दोस्तों, व्यापारियों ने क्या जैन धर्म का समर्थन किया था? जी हाँ, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दो क्या है, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो किसान वर्ग जो थे उन्हें दवाई लगानी पड़ती थी, उस कारण से कीड़े मकोड़े मरते थे। और जैन धर्म कहता है अहिंसा का पालन करेंगे, बिल्कुल ना तो कीड़े मारेंगे ना मकोड़े। इसलिए किसान इस धर्म का पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए किसानों ने, लोगों ने जैन धर्म को मतलब स्वीकार नहीं किया। सही आंसर जी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन दोनों सत्य हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको मैंने यूनिटेरिया तत्व संग्रह पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था नियम जहां पे आ जाए आप विनियम जोड़ दो तो आपको बेनिफिटिक मिल जाएगा। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 39 का सही आंसर बेनिफिटिक में बौद्ध धर्म के नियमों और नियम और विनियम हमें दिखाई देते हैं। मैंने आपको यूनिटेरिया स्पेशल कराया है, उसमें जो बौद्ध धर्म की संगतियां हुई हैं, बहुत आसानी से याद करवाने वाली ट्रिक आपको बताइए उसमें। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है, और 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। इस तरीके से बताएं। संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। संघ में जो पुरुष जो थे वो अलग रहते थे, स्त्रियां अलग रहती थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, कोई भी व्यक्ति था संघ में प्रवेश ले सकता था, बिल्कुल सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, बिल्कुल सही बात है। संघ में अगर कोई प्रवेश ले रहा है बच्चा तो अपने माता पिता से अनुमति लेता था। अब एक ही बचा है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, गलत बात है। माता पिता से नहीं, अपने पति से आवश्यकता लेनी पड़ती थी, इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है। माता पिता से नहीं, अपने पति से आवश्यकता लेनी पड़ती थी, ठीक है। पति के बगैर अनुमति के संघ में शामिल नहीं किया जाता था। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ जी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म में पूजा को बढ़ावा दिया। दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे।
महायान जो महान लोग होते थे वो पूजा को, हमने इस तरीके से आपको याद कराया कि महान लोग पूजा को बढ़ावा देते हैं। तो जी हाँ, महान लोग पूजा को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। हीनयान लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हीनयान लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। इसे बाय द वे में लें, ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने के लिए, ऐसा कोई विचार नहीं है किसी को आहत पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि बोधिसत्व तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन कीजिए। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व बोधिसत्व बताइए। तो बिल्कुल हाँ, बताएं इसका सही आंसर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये गलत हो जाएगा। पहला गलत, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांत में साधना नहीं करते थे। बोधि तत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, ऐसा नहीं है करते थे। वो अकेले कर सकते थे लेकिन करते थे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। 100% यहाँ पे श्योरिटी है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। वे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, ये बात बिल्कुल सही है। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान भी गए, चीन एवं दक्षिण कोरिया काफी लोकप्रिय हुए थे, ये भी बात सही है। इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर करते थे की बात नहीं की थी। ठीक है, कर सकते थे अगर होता तो ज्यादा क्लियर सही होता, इसलिए बिल्कुल ये गलत आंसर हो गया। लेकिन बोधि तत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध तत्व पूजा काफी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान उपान बहुत जगह फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि भारत की यात्रा में आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम किस प्रकार है। यूनिटेरिया तत्व संग्रह में हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि सबसे पहले जो ये बौद्ध यात्री है वो फाहियान भारत आता है। अब फाहियान इसमें दो में है, एक नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है। इस तरीके से आपको बताना है। फाहियान यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। ठीक है, फाहियान सबसे पहले आया था। फाहियान के बाद आने वाला श्वेतांग था, यानी हेनशांग था। हेनशांग के बाद आने वाला इत्सिंग था। तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। फाहियान सबसे पहले आया था, उसके बाद हेनशांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। हेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इत्सिंग आप मुझे बताएंगे किसके शासनकाल में आया था, इत्सिंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ऊपर। ठीक है दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेशर का राजदूत था, उसका नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, उसका नाम आपको याद होगा कि मेगास्थनीज के नाम से उसे जाना जाता है। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसे इंडिका कहा गया, इंडिका। इस पुस्तक में भारत के वर्तमान उस समय के उस समय की समाज व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, समाज व्यवस्था का वर्णन है। तो सही आंसर 44 का क्या हो जाएगा, डी मेगास्थनीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेश आक्रमणकारियों का सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेश आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदवन आए, तो ये कुषाण वाला गलत हो जाएगा। सबसे पहले हिंदवन, ये तीनों में हिंदवन है। हिंद यवन के बाद शक शासक आते हैं, तो शक किसमें, ये भी गलत हो जाता है और ये भी। सी बिल्कुल सही आंसर। हिंद यवन सबसे पहले आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद हिंद पार्थियन आते हैं, उसके बाद कुषाण आते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, हिंद यवन आता है दोस्तों। हिंद यवन के बाद आपको शक मिलेंगे, शक देखने को मिलेंगे। शक के बाद दोस्तों आपको मिलेंगे हिंद पार्थियन। ठीक है, हिंद पार्थियन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कुषाण,
कुषाण देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का इनका सही क्रम है। सही आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इन अधिकारियों को धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की उन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 जो है, क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो देखते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए विचार। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बताइए क्या ये सही बात है? बताइए दोस्तों। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या है? पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। स्टेटमेंट दूसरा क्या कहता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कीजिए कौन सा कथन सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। टिल पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख हमें मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन सी? ब्राह्मी लिपि में अशोक के ज्यादातर अभिलेख हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये दो गलत हो गया। अब दो तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, पहला सही है। तीसरा देते हैं, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। जी हाँ, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग का वर्णन किया है। तो किस अभिलेख में उसने कलिंग का वर्णन किया है? 13वां अभिलेख जो है, 13वां शिलालेख, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक का 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का दोस्तों वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में। इस तरीके से सही आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर थी? बराबर है। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्ता के बराबर। ठीक है, इक्ता। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर, यानी इक्ता के बराबर है। इक्ता देखो क्या होता है, मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के लिए प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक इक्ताओं की तरह होता था। ठीक है, जागीर कुछ हद तक इक्ताओं की तरह होता था। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला लीला तिलकम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है लीला तिलकम, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो ये पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया और केरल का मंदिर रंगम, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी तक बताई गई है। और ये किसकी मलयालम भाषा की पहली कृति थी बताई गई है। ठीक है, कहाँ की है ये? 12वीं शताब्दी की बताई गई है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह काफी रोचक तथा 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण एवं काव्यशास्त्र विषय मणिप्रबलम शैली में लिखा गया है। मणिप्रबलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मांग। यह दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग में आता है। तो इसलिए दोस्तों ये संस्कृत परंपराओं से है, पहला गलत हो जाता है। ठीक है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है, संस्कृत भाषा में नहीं की गई है। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 जो है, निम्नलिखित अशोक शिलालेखों प्राप्त हुए हैं। कहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कंधार से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जौगढ़ से भी अशोक के शिलालेख, गिरनार से भी और लुम्बिनी से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्नलिखित में से कहाँ भेजा? अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूतों को कहाँ भेजा? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हर जगह भेजा। सीरिया भी भेजा, मिस्र भी भेजा, श्रीलंका में अपनी बेटी और अपने बेटे को भेजा था, याद होगा आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूनिटेरिया तथ्य संग्रह में हमने पढ़ाया है सारी चीजें कि अशोक ने कहाँ कहाँ अपने बच्चों को भेजा या कहाँ कहाँ धर्म महामत की स्थापना की है, उसमें सारी चीजें कवर कराई गई हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 17 टेस्ट हैं ये दोस्तों जो हम आपको पूरे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमारों को राज्यपाल का पद दिया जाता था। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, कथन चुनिए। बड़े आकार के कारण, जी हाँ, बड़े आकार के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। दूसरा है समुद्र जो है, समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, ये भी बात सही है, समुद्रों पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे महाद्वीप, उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह डिफिनीशन वर्णन करता है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? जो महाजनपद काल है उसमें अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो सही क्या होगा? चित्रित धूसर भंडार का प्रयोग किया जाता था। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्रित धूसर भंडार है उनका प्रयोग किया जाता था महाजनपद काल में। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपि जो है उनका क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर बताएं कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा करना, बिल्कुल सही बात है, बनी रहती है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति मिलती है उसमें, जी हाँ, राजाओं ने अगर कोई उत्कीर्ण करवाया है अपने बारे में तो उनकी जानकारी भी हमें मिलती है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा मिलती है, बिल्कुल हाँ मिलती है। धार्मिक उसमें क्या मान्यता थी, कैसे व्यवहार उस टाइम होते थे। स्तंभ लेखों का अध्ययन भी हमें मिलता है कि किन से स्तंभ लेखों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस तरीके से सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़े होंगे पांडुलिपि के बारे में। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। आप पहली राजधानी आप मुझे बता दीजिए। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुषाण जो था कनिष्क, कुषाण का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था, कनिष्क। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा रही है। कनिष्क जो था उसको कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। उसके कुषाण के जो कनिष्क के समय क्या थी? पुरुषपुर, पुरुषपुर या फिर कौन सी थी? पेशावर। ठीक है, पेशावर थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा, मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जी हाँ, 2000 वर्ष बाद मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी बनी थी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। अरिक्कामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है? अरिक्कामेडु नाम के प्राचीन पत्तन जो है वो पांडिचेरी में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अरिक्कामेडु नाम का प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के द्वारा किया गया है? जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के द्वारा किया गया है? 58 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जातक ग्रंथ का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में हमें त्रिपिटक देखने को मिलते हैं। त्रिपिटक शुद्ध पिटक अंतर्गत शुद्धक निकाय का भाग है। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलते हैं। बौद्ध संबंध इस तरीके से हमें त्रिपिटक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59
दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी भूस्वामी थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर बेल्लाल हो जाएगा, बेल्लाल। बड़े भूस्वामी को दोस्तों बेल्लाल कहा जाता था, ठीक है, बेल्लाल। बड़े भूस्वामी को बेल्लाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा? छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर आंसर दें, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट देखने को मिलते हैं, उनसे बहुत मोटिवेशन आता है। वरना दोस्तों 1-1.5 घंटा एनर्जी तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है, वो भी बिल्कुल ऑफलाइन साइट पे, क्योंकि ये बाद में सब मुझे अपलोड करना होता है। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कंधार अभिलेख हमें अफगानिस्तान से मिलता है, जी हाँ, ठीक है, यहाँ से मिलता है हमें। कथन हमें सही बताना है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया था, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो अफगानिस्तान से हमें अभिलेख मिलता है कंधार से, उस पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया था, इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। जो हमें लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख अफगानिस्तान में मिलता है, ठीक है, 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में मिलता है। कंधार से प्राप्त हुआ यह अभिलेख अशोक नामक शासक के द्वारा आदेश करवाया गया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये किसमें? ब्राह्मी लिपि में ना होकर दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में ना होकर ये अभिलेख यूनानी और अरामेइक नामक 2 भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। अफगानिस्तान से प्राप्त जो कंधार अभिलेख है 2 भाषाओं में है, किसमें किसमें? एक तो यूनानी में और अरामेइक में, ठीक है, अरामेइक में हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 क्या कहता है कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल हैं होती हैं? पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो क्या उसमें अभिलेख शामिल होते हैं? जी हाँ, अभिलेख बिल्कुल शामिल होते हैं पुरातात्विक स्रोत में। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, ये भी हाँ शामिल होते हैं। उसके बाद जानवरों की हड्डियां, जी हाँ, ये भी शामिल होती हैं। उसके बाद दोस्तों जो धातु है, मेटल, ये भी शामिल होती हैं। औजार ये भी शामिल होते हैं, और आभूषण ये भी शामिल होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सारी चीजें शामिल होती हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि सारी चीजें जो हैं उसका अध्ययन किया जाता है, कुछ ना कुछ अनुमान जरूर लगाया जाता है, चाहे कुछ भी प्राप्त हो। प्रारंभिक मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, बिल्कुल हाँ सही बात है। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 62। तो दोस्तों एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, बिल्कुल सही बात है। एक जगह ज्यादा समय तक रुके रहते थे तो वहां के फल भी समाप्त हो जाते, वृक्ष भी समाप्त हो जाते, जानवर भी समाप्त हो जाते थे। दूसरा क्या है कि शिकार ढूंढने के कारण भी जाते थे, हाँ, एक से दूसरी जगह शिकार ढूंढने के कारण भी जाते थे। थर्ड है कि मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, जी हाँ, अगर साथ में उनके मवेशी रहते थे उनका चारा ढूंढने के लिए भी आते थे। मौसम बदलने के कारण एक जगह रहते थे तो बरसात क्या होता था, कभी बरसात कभी धूप कभी बहुत सारे ऐसे कारण थे। इस प्रकार सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चारों कारण बिल्कुल ये सही है, ठीक है, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आहत सिक्के थे उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? आहत सिक्कों के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? तो दोस्तों आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार तीनों तरीके के होते थे। आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार तीनों, बिल्कुल सही बात है। आयत सिक्के जो होते हैं, आहत सिक्के तीनों तरीके के होते थे। आहत सिक्कों को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यह सिक्के चांदी और तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, जी हाँ, बिल्कुल विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो हमें गलत पूछा है, गलत आंसर बी है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, ये वर्गाकार भी होते थे, ठीक है। इन सिक्कों को कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाया जाता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए, ठीक है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी तक चलते थे, ठीक है। तो ढाल कर नहीं बनाए गए हैं ये सिक्के, इस पर सिर्फ ठप्पा लगा हुआ था, ठप्पा ठप्पा लगा हुआ होता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के जरूर कहा गया है, लेकिन ढाल कर ये नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो दो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी
हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 जो है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है। मथुरा से अभिलेख मिलते हैं, उसमें किसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो किस किस का उल्लेख मिलता है, सुनारों का हमें उल्लेख मिलता है, लोहार और बुनकरों का उल्लेख मिलता है, टोकरी एवं माला बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, सभी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां भी हमें गलत ढूंढना है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत बात है, समुद्री मार्ग का केवल प्रयोग नहीं करते थे। जी हाँ, समुद्री मार्ग के साथ साथ स्थलीय मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय हमें लोथल जैसे स्थल पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन संगम काल तो और ज्यादा विकसित हो गया था। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था, काली मिर्च को यवन प्रिया के नाम से जाना जाता था, याद रखना दोस्तों, यवन प्रिया। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोम सोने सिक्के मिलते हैं। ये भी बात सही है, सी भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, इसका सही आंसर अश्व घोष हो जाएगा। बुद्ध चरित्र ने जो है अश्व घोष ने रचना की है बुद्ध चरित्र की, ठीक है, अश्व घोष ने। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बिल्कुल सही बात है, बहुत जगह श्रीलंका हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया, बहुत जगह बौद्ध धर्म फैला है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। जी हाँ, बौद्ध धर्म का एक रूप था जिसका नाम था थेरवाद, और इन सभी क्षेत्रों में लगभग थेरवाद का बहुत प्रचलन था, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, 68 क्या है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। जी हाँ, जो कहलाता था, क्या कहलाता था दोस्तों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रदक्षिणा के नाम से उसे जाना जाता था। जो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था, उस पथ को प्रदक्षिणा के नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 कहता है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों के चयन करते थे। प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। तो इसका स्टेटमेंट वन है, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, क्या इस तरीके से, या फिर बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे। जी हाँ, अहिंसक जानवर, इस तरीके, हाँ जी। तो प्रारंभिक जो मानव थे वो किस आधार पर पौधों और जानवरों का चयन करते थे, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, ऐसे जानवरों का प्रयोग करते थे वो। बड़े दाने वाले तथा मजबूत डंठल वाले पौधों का उपयोग करते थे। अहिंसक जानवर जो मारे ना, ऐसे जानवरों का उन्होंने पालतू बनाया, ठीक है, ऐसे जानवरों को पालतू बनाया। फिर चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था, चोलों का अभी हमने देखा था, चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन था, तो पुहार जो था चोलों का एक महत्वपूर्ण पत्तन था। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बी सी हो जाएगा, ठीक है, पुहार बिल्कुल सही। मदुरै जो थी, मदुरै वो पांडयों की राजधानी थी दोस्तों, मदुरै पांडयों की राजधानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से मदुरै पांडे की राजधानी थी। पुहार जो है वो चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन है। 71 क्या है, 71 क्वेश्चन नंबर की बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 जो है क्या है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। जी हाँ, बुर्ज होम में गड्ढे के नीचे घर मिले हैं दोस्तों। बुर्ज होम है कहाँ, वर्तमान कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर में बुर्ज होम मिला है दोस्तों।
जो गड्ढे के नीचे घर बने होते थे उन घरों को गर्तावास कहा जाता था। उन घरों को गर्तावास कहा जाता था, तो ये पहला सही हो जाएगा। पुरातात्विकों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, पुरातात्विकों को झोपड़ियों के अंदर हो या बाहर हो दोनों स्थान पर उन्हें आग के साक्ष्य मिले हैं, आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इस तरीके से सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 71 का? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? कुषाण के समय, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ। उस शाखा का नाम महायान था। क्या था? महायान। ठीक है, महायान वही जो महान लोग पूजा अर्चना करते थे, ठीक है, पूजा करना स्टार्ट किया महायान लोगों ने। उसके बाद दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्या है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। एक तरफ वस्तु है, एक तरफ आयात स्थान है। ठीक है, एक तरफ तांबा टिन सोना है, एक तरफ अफगानिस्तान राजस्थान और कर्नाटक है। तो तांबा दोस्तों आपको राजस्थान से मिल जाएगा, पहले का बी हो जाएगा। ठीक है, पहले का बी हो जाएगा। टिन जो है आपको अफगानिस्तान से मिल जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। पहले का बी, पहले का बी, यू कट यू कट, दूसरे का ए, दूसरे का सी, इसका मतलब बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोना आपको पता है कर्नाटक के कुलबर्गा खान से मिलता था। ठीक है, कुलबर्गी खान से, कर्नाटक के कुलबर्गी खान से मिलता था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों का क्या अटकलें लगाई हैं? हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या है? नदियों को सूखने के कारण। जी हाँ, कई इतिहासकारों ने नदियों के सूखने के कारण माना है। जंगलों के विनाश होने के कारण कई इतिहासकारों ने जंगलों को नष्ट होने का कारण माना है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण कई इतिहासकारों ने चारागाह मैदान समाप्त होने का कारण भी माना है। और बाढ़ का कारण तो काफी माना गया, शासकों के नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण। कुछ शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, इसलिए अराजकता फैल गई होगी और क्या हुआ, पूरा साम्राज्य का विनाश हो गया। इस तरीके से सही आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल डी, सभी कारण माने हैं, सभी कारणों को माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 जो है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? परिणाम क्या हुआ इसका? तो क्या क्या परिणाम हुए कि हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। जी हाँ, हड़प्पाई सभ्यता का अंत होने का क्या कारण हुआ कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। सेकंड क्या हुआ, मोहरों, लेख और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जी हाँ, बंद हो गया क्योंकि विनाशी हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। जी हाँ, घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, जो नई बस्तियां थी उनकी संख्या बढ़ गई। सही आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही चीजें हैं, ये एकदम अप्लाइड क्वेश्चन है, मोस्टली इसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? ऐसा कौन सा वंश था जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखता था? सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण ने सिल्क रूट पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा था, कुषाण शासकों ने। ठीक है, और ये बड़े बड़े हिस्सों पे अपना नियंत्रण इसलिए चाहते थे क्योंकि व्यापारी अपने राज्य से गुजरते हुए सुरक्षित महसूस कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, अश्व घोष जिन्हें बुद्ध की जीवनी लिखी उसके दरबारी कवि थे। अश्व घोष जो है उन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी। ठीक है, तो वो किनके दरबारी कवि थे, ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 77, तो अश्व घोष जो तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। किसके? कनिष्क के। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? कौन? अश्व घोष। बुद्ध चरित्र के ने निर्माण किया, अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु का मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो इसका काली मिर्च बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसे यवन प्रिया के नाम से जाना जाता है। पहले ही बात कर चुके हैं हम, यवन प्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर
79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि पुलकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है पुलकेशन के बारे में। तो पुलकेशन ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय के विजय का वर्णन प्राप्त होता है। ऐहोल शिलालेख में बिल्कुल सही बात है, जो ऐहोल शिलालेख है उसमें पुलकेशन द्वितीय का हमें वर्णन मिलता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये बात गलत है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और बातापी पर कब्जा कर लिया, ये बात सही है कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था, नरसिंह वर्मन ने, और बातापी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुलकेशन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशन द्वितीय ने 602 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशन द्वितीय जो थे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, उनके दरबारी कवि जो थे वो रवि कीर्ति थे। पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम क्या था, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति उनके दरबारी कवि थे दोस्तों। रवि कीर्ति कौन से दरबारी कवि थे, उनकी रचना जो थी वो रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ऊपर भी कहा है ऐहोल अभिलेख विद्या का वर्णन मिलता है, ये बात सही बात है, ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो इसलिए ये बी बिल्कुल गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन बिल्कुल सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा। जाट राज्य किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा, इसका सही आंसर क्या होगा, सूरजमल के समय ये बिल्कुल बहुत बड़ी मात्रा में उभरा, शक्तिशाली राजा था। ठीक है, सूरजमल के समय, और ये सूरजमल 18वीं शताब्दी में जाट सरदार बदन सिंह का पुत्र था। ठीक है, जाट सरदार जो बदन सिंह थे उनका पुत्र था 18वीं शताब्दी में। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद परगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। इन्हें रिकमेंडेशन भी दे दी है, 36,000 पर 41% वही जो रखा है। और जो ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन चेंज भी की हैं, याद कर लेना, आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी रिकमेंडेशन 2026-27 से 30-31 तक चलेंगी। रिकमेंडेशन 26-27 से 30-31 तक चलेंगी और ये 16वें वित्त आयोग हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन से संगठन को प्रतिबंध लगा दिया है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण, तो सबसे पहले क्या है, तहरीक ए हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया, तहरीक ए हुर्रियत पर प्रतिबंध, जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरीके इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही काम किया है ये। अगर कोई संलग्न है गलत गतिविधियों में तो उसे बंद किया जाना ही चाहिए। ठीक है, उससे धर्म और रिलीजन के कोई मायने नहीं रखते हैं। देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। इसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से संबोधित किया गया है। ये बी आर कंबोज जो हैं वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत के किस
देश के बीच आयोजित किया जाता है? डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा रेत पाई जाती है, तो डेजर्ट साइक्लोन कहां से? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया गया है? तो ये 4 वर्षों के लिए स्टार्ट किया है। कितने? 4 वर्षों के लिए। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के रूप में कार्यकाल शुरू किया गया? तो ये 4 वर्षों के लिए हो जाएगा। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। अगर आपने करंट अफेयर्स वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, यूनिट एरिया की करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल है। ये सारी वीडियो वहां आपको मिल जाएंगी। अच्छी तरीके से कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छोटा नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन वहां कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्नलिखित मतलब भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है, तो कौन है? यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो क्या ये सही है? बताइए। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। ये बताइए। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये गलत है, कथन सेकंड सही है। INOIS भारतीय सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी करता है और प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, और ये भी गलत है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र शामिल है, जापान के पश्चिमी तट पर 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी की कोई खतरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। कौन सा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन किसके अंतर्गत? इसका मुख्यालय हैदराबाद है। ये बात सही है कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद, इसका मुख्यालय हैदराबाद है। ठीक है, तो ये दिल्ली में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है कि कथन एक सही है। हो सकता है इस प्रकार भी आपकी बीपीएससी क्वेश्चन को पूछे। एक्सरे पोलरामीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसैट क्या है? इसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। एक्सपोसैट, इसके बारे में बताएं। तो एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है, जो एक्सरे पोलरोमीटर माप के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोसैट जो है वो नासा के द्वारा नहीं, 1 जनवरी को एलोरोमीटर मिशन एक्सपोसैट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक्सपोसैट नासा के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया, दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है ये, और ये पेलोरोमीटर के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली लो अर्थ ऑर्बिट में, लियो में स्थापित किया गया है।
लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसरो के द्वारा एक्सप्रोसैट मिशन भेजा गया है। 89 क्या है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने ऐसे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मतलब आरसीपी समझौते में शामिल है। आर सी पीई, आरसीपीई शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल है, क्वेश्चन नंबर 89, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है, निवेश शामिल है, बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ई कॉमर्स शामिल है। बिल्कुल ये डी सही हो जाएगा, सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 इस प्रकार है कि भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही अवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन विचार कीजिए और कौन सा सही है भारत और म्यांमार के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला समझौता है। तो ये क्या सही है, भारत और म्यांमार के बीच जो मुक्त आवाजाही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में एफएमआर लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी, ये भी गलत है। भारत म्यांमार सीमा पर पूरी लंबाई एमएफआर के अंतर्गत आती है, ये भी गलत है। तो इसका 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कोई भी सही नहीं है, इसका सभी गलत है। सही क्या होगा कि एमएफआर का लक्ष्य सीमा संबंधों पर सुधार करना और समुद्रों को जोड़ने तथा, लेकिन यह मुख्य रूप से व्यापार या निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं है। इसे व्यापार या खेती और पारिवारिक यात्राओं जैसे कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी सीमा पर आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया था। वीजा आवश्यकता एफएमआर का हिस्सा नहीं थी और भारतीय नागरिकों के बिना वीजा के इसका लाभ उठा सकते थे। एफएमआर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही समझ पर आधारित एक वीजा मुक्त व्यापार था और एफएमआर सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर जो थी वो भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के तक सीमित था। ठीक है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, 91 क्वेश्चन नंबर कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान के लिए कर पर रिफंड को हकदार हैं। तो दोस्तों इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जीएसटी में जो निर्यातक अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट जो उन्होंने इनपुट लिया है, भुगतान किए गए हैं, उन पर वो कर रिफंड के हकदार हैं। ठीक है, कर रिफंड ले सकते हैं। जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया गया नहीं, बिल्कुल गलत है, वस्तुओं और सेवाओं पर भी लगाया गया है। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न स्लैब वर्गीकृत किया गया है, केवल उनकी आवश्यकता के आधार पर नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर केवल एक हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने जीएसटी के बारे में पढ़ा ही होगा। जीएसटी में निर्यात शून्य रेटेड है, मतलब जिसका अर्थ है कि निर्यात अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन अपने इनपुट पर भुगतान किए के रिफंड के हकदार हैं। ये पहला कथन सही है। जीएसटी केवल निर्माण और बिक्री पर नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता प्रकृति जीएसटी के तहत उनके कर वर्गीकरण में एक कारक है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता, विलासिता बनाम आवश्यकता, राजस्व क्षमता और सामाजिक विचार जैसे अन्य कारक भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को दिए गए स्लैब को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 का बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश यानी जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? 93 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को रोकना है, बिल्कुल ऐसा अलग स्टेटमेंट लग रहा है। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। इस तरीके से आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले दवाओं, पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति माना गया है। बिल्कुल सही बात है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी बात सही है। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 94, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस सूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्टेटमेंट 1 है कि स्टेटमेंट 1 है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण की सुविधाजनक बनाना है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि संधि से आधिकारिक तौर पर परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता कहा जाता है। मतलब हमले का निषेध की बात की गई है और यहाँ ये कह रहा परमाणु हथियारों की सुविधाजनक बनाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए और पारदर्शिता पर जोर देता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं का पर आकस्मिक या जानबूझकर हमले को रोकना होता है। दो क्या है, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना। ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो हथियार की बात कर रहा है, आर्थिक व्यापार की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है? किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन पुलिस, मतलब ड्रोन उड़ेंगे और निरीक्षण करेंगे, कहीं कोई इलीगल गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। तो ड्रोन निरीक्षण पुलिस का आयोजन किया गया है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में कितने खिताब पर कब्जा जमाया है? नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? तो उसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार ने खिताब पर कब्जा जमाया है। ठीक है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस में। मिशन इन्वेस्टिंग एट द रेट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसका उद्देश्य 75 दिनों में FIR की जांच पूरी करने की बात की गई है। ठीक है, मिशन इन्वेस्टिंग एट द रेट 75, ये क्या है कि 75 डेज में कार्रवाई को जो FIR है, FIR, ठीक है, उसको पूर्ण करने की बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बिहार है। बिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? सड़क हादसों में बिहार का स्थान 13वां रहा है दोस्तों। 13वें नंबर पर सड़क हादसे में बिहार आया। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए क्यों आवंटित किए? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? तो 4,797 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 4,797 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और ये 100वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? पनडुब्बी से या पर्यटन, यानी कि पनडुब्बी में बैठो और नीचे समुद्र की यात्रा करके आओ। तो ये गुजरात ने स्टार्ट किया है पनडुब्बी पर्यटन। ठीक है, पनडुब्बी पर्यटन कहाँ? गुजरात ने स्टार्ट किया है। और देश का पहला ये है जिसने ये सुविधा प्रदान की है। तो दोस्तों ये हमारे टेस्ट नंबर 1 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
कंप्लीट होते हैं। और ये हमारा टेस्ट 1 था। इसमें हमने देखा हिस्ट्री थी अच्छी खासी, करंट अफेयर्स थी दोस्तों, और बिहार स्पेशल भी था। ठीक है, बिहार स्पेशल की करंट अफेयर्स भी थी। ठीक है, करंट अफेयर्स थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। ये 17 टेस्ट हमें कंप्लीट करने हैं। अब हमारे पास अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा पढ़ने के लिए। 17 टेस्ट दोस्तों ये हो गए, और 27 टेस्ट हम बिहार जीके वाले कवर कर रहे हैं, वो हो गए। उसके बाद करंट अफेयर्स वाले कवर कर रहे हैं, वो हो गए। उसके बाद बिहार स्पेशल की जो करंट अफेयर्स आएगी वो कवर कराएंगे, वो हो जाएगी। बिहार की जीके चल ही रहा है, एडिटोरियल तथ्य संग्रह, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन चल ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर करवा दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।